देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम पढ़ रहे हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम ऑलरेडी जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज नए सिलेबस के, या जो सिलेबस करंट सिलेबस है उसके हिसाब से केवल एक लास्ट टॉपिक रह जाता है आपका, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए, रिटर्न का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी से है या कमाई से है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो बिजनेस में पूंजी लगी हुई है। कुल मिला के हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्टेड है, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, उसमें से क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं, उसमें क्या प्रॉफिट कमाया जा रहा है, कितने रुपए लगा के कितने परसेंट कमा रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। कई बार इसमें कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि सर वो नेट प्रॉफिट रेशियो से भी तो पता चलता है। देखिए, नेट प्रॉफिट रेशियो में आपको ये पता चल जाता है कि सेल्स में से कितना परसेंट आपका प्रॉफिट का है, वहां सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा जो कैपिटल यानी कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस है, उसमें क्या कमाई आ रही है, उसमें कितने रुपए हम कमा रहे हैं, क्या परसेंटेज कमा रहे हैं, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो उसके बाद इसका कंपैरिजन किया जाता है कि भाई नॉर्मली बाकी लोग क्या कमा रहे हैं, फिर बैंक की इंटरेस्ट क्या रेट चल रहा है, तो हमारा उससे प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। तो तमाम तरह के कंपैरिजंस में यूज किया जाता है इसको कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉफिट है वो ऐसा प्रॉफिट लिया जाता है जिसमें से ना तो कोई इंटरेस्ट माइनस हुई हो। इंटरेस्ट का मतलब जो भी आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करी हुई हैं, डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं, उनकी इंटरेस्ट माइनस नहीं हुई हो, उसमें से टैक्स भी माइनस ना हुआ हो, और उसमें से कोई भी डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी माइनस ना हो। यानी कि हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स। यानी कि ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी तक ना इंटरेस्ट माइनस हुई, ना टैक्स माइनस हुआ, ना डिविडेंड्स माइनस हुआ। अब आपको यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम वो डेवलप करते हैं एग्जाम में, वो क्या करते हैं कि वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देते हैं या लास्ट का बचा हुआ प्रॉफिट देते हैं। तो आपको उसको कन्वर्ट करके, चेंज करके वापस पीछे की तरफ जाना होता है और पता करना होता है कि बिना इन चीजों को हटाए हुए हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं। दूसरा जो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो पैसे बिजनेस में लगे हुए हैं। वैसे अगर समझा जाए तो हम लोग अगर बड़े तौर पर बात करते हैं तो सारा पैसा जो लायबिलिटी साइड में लगा हुआ है वो पैसा इन्वेस्टेड माना जाता है। पर यहाँ पर हम जो सही मायने में समझें, जो कंटेंट्स होते हैं लायबिलिटी साइड के, वो तीन कंटेंट्स होते हैं। एक तो होता है जी शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, और तीसरा आपके करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे जो करंट लायबिलिटीज का जो पैसा है वो कभी भी बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं माना जाता। उसके पीछे रीजन क्या है कि वो थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए वो वर्किंग के लिए जो है उधार मिला हुआ है, उससे बिजनेस नहीं किया जा रहा है। जो बिजनेस किया जा रहा है वो या तो लॉन्ग टर्म बोरिंग से किया जा रहा है या जो अमाउंट ओनर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो चलिए मैं आपके साथ आगे की बात करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे चल के, और व्हाइट बोर्ड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको ये समझनी है कि सीक्वेंस सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, सबसे पहले जिसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स। जो प्रॉफिट होता है, सबसे पहले जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको ये लिखा जाता है, और कॉमनली इसको जो है
नाम दे दिया जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, जिसको पीबीआईटी लिख देते हैं, और कुछ जगह पर इसको ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऐसे भी लिखा मिलता है। यहाँ पे जो भी आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ होगा वो प्रॉफिट लिखते हैं, और इसमें से सबसे पहले जो है वो माइनस होती है, सीक्वेंस आपको याद रखना है, वो इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स या डिबेंचर्स, जो भी हमने बाहर के लोगों की जो ब्याज देनी है वो सबसे पहले यहां से माइनस होगी। इंटरेस्ट पहले क्यों दी जा रही है? देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप बाहर के लोगों का हिसाब चुकता करेंगे, फिर उसके बाद सरकार का हिसाब चुकता करेंगे, और फिर आप अपने लिए यूज करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर पे क्या होता है, इसके बाद जो इंटरेस्ट माइनस होती है, उसके बाद फिर हम माइनस करते हैं इसमें से सरकार का टैक्स, जो टैक्स देना होता है, और फिर जो प्रॉफिट बचते हैं उसको हम बतौर डिविडेंड्स या रिटेन्ड अर्निंग, जो भी हमारा जो वहां पर रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें कहा जा रहा है, उस हिसाब से हम करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, जो भी बोरोइंग्स हैं, उसके बाद आपने टैक्स दिया सरकार का, उसके बाद आपने डिविडेंड्स दिया। और यहां पर जो प्रॉफिट यहां पर जो आखिरी में आता है उसको हम कहते हैं, इस जगह पे प्रॉफिट को लिख देते हैं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको पैट भी कहते हैं। मैं साथ के साथ लिख भी दे रहा हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसके बाद यहां पर जो आखिरी में बच रहा होता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स है, जो बच रहा है रिटेन्ड प्रॉफिट है, या बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कह सकते हैं। इस जगह पे अगर हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं इंटरेस्ट को, तो इस जगह पर हम कह देते हैं कि भाई प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है बट बिफोर टैक्स है। आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। तो मैंने कुछ भी ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं लिख दी, बस आपको ये ध्यान देना है कि सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। वो आपको अक्सर क्या होगा, क्वेश्चन एग्जाम में जब देंगे तो वो आपको पैट देंगे, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देंगे, और आपको इसको वापस कन्वर्ट करके कहां ले जाना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे। रीजन क्या है कि देखिए, जो कैपिटल लगाया गया था बिना किसी का खर्चा निकाले हुए, बिना किसी को पेमेंट किए हुए, जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसमें क्या अर्न किया, ये हमारा पर्पस है। तो इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला बना है वो है यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और चूंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो इनटू 100 होगा। आपको ये बात याद है, याद रहनी भी चाहिए कि जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं उनको हम परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और आपको बात समझ में आएगी। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें टैक्स और इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। बिल्कुल सिंपल चीज है ये, पर एक छोटा सा ध्यान ये रखना होता है जो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। दूसरा हमें यहां पर पता करना होता है जी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मैं आपको बैलेंस शीट के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूं कि बैलेंस शीट में क्या क्या एलिमेंट्स होते थे, उनको आप देख के चलेंगे। देखिए, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो लायबिलिटी और एसेट साइड थी, अब तो ऊपर और नीचे हो गया। पहले लायबिलिटीज लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नीचे एसेट्स। ये आपने इस साल पढ़ाई है चेंज। तो लायबिलिटी साइड में क्या 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 चीजें होती थी? एक होता था, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि मालिक लोगों का पैसा। फिर होती थी यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर यहाँ पर होती थी करंट लायबिलिटीज। ये हमारे सारी चीजें होती थी लायबिलिटी साइड में। अभी मैं कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बता रहा हूं, अभी मैं आपको लायबिलिटीज साइड और एसेट साइड की चीजों को समझा रहा हूं क्या आपके पास रहते थे। तो दूसरी तरफ आपके पास एसेट्स जो थी, उसमें आप दो तरह के एसेट्स लिखते थे, नॉन करंट एसेट्स और साथ के साथ करंट एसेट्स। देखिए, यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है
इतना पार्ट, ये पार्ट। यहां पर मालिक लोगों ने, ओनर लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, और यहां पर क्या है, आउटसाइडर से उधार लिया गया है। उधार तो यहां पर भी लिया गया है, पर इस पार्ट को हम नहीं लेते क्योंकि ये करंट का मतलब क्या, जो चल रहा है थोड़े समय के लिए, उसने वर्किंग के लिए कुछ समय के लिए उधार दिया हुआ। जो मेन बिजनेस चल रहा है, वो आपका जो कारोबार चल रहा है, वो इस पार्ट से चल रहा है। ये आपका एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड पता करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, बैलेंस शीट का ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, क्योंकि आपको क्या है, डायरेक्टली वो कैपिटल एम्प्लॉयड की चीजें ना दे करके वो मिंगल्ड अप वे में देते हैं, तो आपको उसमें से ढूंढना होगा। एक दूसरी बात आपको जो ध्यान ये रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि अक्सर अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टेड होता है, ये एसेट्स में लिखा रहता है। इन्वेस्टमेंट दी रहती है जब हमें, तो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक ट्रेड और एक होती है नॉन ट्रेड। इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड और नॉन ट्रेड दो कैटेगरी हैं। ट्रेड का मतलब, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसी जगह पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आप उसको इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो या आपके बिजनेस में उससे सपोर्ट मिलता है। आप अपने बिजनेस के एनहेंसमेंट के लिए जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, वो रहती हैं आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो ट्रेड एक्टिविटी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है कि आपने ऐसे ही कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो अमाउंट लेना होता है उसमें यह ध्यान देना होता है कि जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हैं उसको कैपिटल के जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। यानी कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में जितना पैसा लगा हुआ वो बाहर इन्वेस्टेड है, वो बिजनेस के एक्टिविटीज में इन्वेस्टेड नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। बट ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर दी हुई है तो उसके लिए कुछ भी नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपनी ट्रेड के सपोर्ट के लिए हमने इन्वेस्टमेंट्स करी। अब यहां पर हम अगर कैलकुलेशंस करने की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के जो वे हैं हमारे पास, दो तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। एक हम कहते हैं जिसको लायबिलिटी अप्रोच और दूसरे को कहते हैं हम एसेट अप्रोच। लायबिलिटीज और एसेट्स की दो अलग अलग अप्रोचेस हैं जिसके बेसिस पे हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो मैं लिख के आपको समझाता हूं। देखिए, लायबिलिटीज अप्रोच का मतलब क्या है कि आपने लायबिलिटीज को इन्वॉल्व किया, लायबिलिटी साइड को इन्वॉल्व किया और आपने कैलकुलेशंस करी। तो लायबिलिटीज अप्रोच का मतलब क्या है कि आपने लायबिलिटीज वाली साइड से, जो लायबिलिटी वाली साइड है वहां से पिक करा। तो इसमें आपने क्या करना है, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को इन्वॉल्व करना है। अब अगर हम एसेट अप्रोच पे चलते हैं तो एसेट अप्रोच में एसेट साइड की चीजें दी होती हैं, जब तक हम उसको लेके चलते हैं। तो एसेट के अप्रोच पे कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। एक बार समझाने के लिए फिर से पुरानी चीज बैलेंस शीट की याद करा देता हूं। शेयर होल्डर्स फंड रहता है, नॉन करंट लायबिलिटीज रहती हैं, करंट लायबिलिटीज रहती हैं, और इस तरफ नॉन करंट एसेट्स होती हैं और करंट एसेट्स होती हैं। हमको बेसिकली ये पार्ट कैलकुलेट करना है।
अगर एसेट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट हमारा कैपिटल है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो कैपिटल कैलकुलेशन करने के लिए क्या तरीका दूसरा हो सकता है कि आप सारी एसेट्स जोड़ लें और उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो ये पार्ट बच जाएगा। कभी कभी एक तीसरा टर्म भी इसके साथ वो यूज कर लेते हैं और वो ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज तो जो है वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक तीसरी अप्रोच क्या हो जाती है कि नॉन करंट एसेट्स और प्लस कर लेते हैं उसके अंदर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो तीन बेसिक तरीके हैं, एक हम लायबिलिटी साइड से शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज में से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को पिक कर लें डायरेक्टली, और दूसरा एसेट के बेसिस पे क्या है कि सारी एसेट जोड़ लें और उसमें से करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट करते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि नॉन करंट एसेट्स के साथ में वर्किंग कैपिटल को जोड़ते हैं। तो आइए अब हम प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन को करते हैं और आपका अब उसमें जब प्रैक्टिकल करेंगे तो साथ के साथ विजन और क्लियर होगा। Calculate return on investment from the following details: a net profit after tax 6,50,000, rate of income tax 50%, 10% debentures of 100 each, rupees 10 lakh, fixed assets at cost 22,50,000, accumulated depreciation on fixed asset up to the date is 2,50,000, current assets 12 lakh, current liabilities 4 lakh। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जो गड़बड़ करी गई है वो ये है कि हमें प्रॉफिट चाहिए होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इन्होंने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। अब अगर आफ्टर टैक्स दिया तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि इससे पहले इंटरेस्ट भी माइनस हो चुकी होगी, हमें तो वो चाहिए जिसमें से ना इंटरेस्ट माइनस हुई हो ना टैक्स माइनस हुआ। यानी कि अब हम इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट और टैक्स दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि वो दोनों माइनस हो चुके होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पीछे प्रॉफिट्स कितने आ रहे होंगे। फिर देखिए यहाँ पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता करने के लिए शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज की डिटेल्स नहीं दी गई, यहाँ पर हमें एसेट्स की डिटेल दी गई है। तो हम इसका मतलब किस तरीके से करेंगे, इसको एसेट अप्रोच से करेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 140। अब थोड़ा सा यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कुछ बात समझानी है, इसलिए मैं इसको जो है थोड़ा सा ऑल्टरनेट वे से उल्टे तरीके से लिख के चल रहा हूं। बाकी आप जब समझ जाएंगे तो आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें चाहिए। इसमें से सबसे पहले जो है माइनस हुई होगी इंटरेस्ट, तो इसके बाद आपका प्रॉफिट आ गया होगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ये जो प्रॉफिट आ गया होगा इसके बाद इसमें से माइनस किया गया होगा टैक्स, और इसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए आपको प्रॉफिट उन्होंने दिया हुआ है ये वाला और आपको यूज करना है ये वाला, तो आपको रिवर्स ऊपर की तरफ जाना है। इसलिए तो जो चीजें माइनस हो चुकी हैं उन चीजों को आपने क्या करना है, ऐड कर देना। मैं इसके सामने ही कैलकुलेशन कर रहा हूं आपके लिए। देखिए प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उन्होंने दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,50,000, तो 6,50,000 ये वाला फिगर दिया हुआ है, और इस जगह पर अब हम धीरे धीरे वापस चलेंगे। इसमें जितना भी टैक्स का पार्ट होगा वो टैक्स का पार्ट हम जोड़ देंगे, इंटरेस्ट का पार्ट जोड़ देंगे, तो हमें ऊपर का आंसर मिल जाएगा। तो हम रिवर्स ऑर्डर में ऊपर की तरफ चल रहे हैं। यहां पर जो चीजें माइनस हुई हैं वो है सबसे पहले, अगर
ऊपर से नीचे के ऑर्डर में चले तो पहले टैक्स यहाँ पर इस समय एडजस्ट हुआ होगा, तो टैक्स को ऐड करोगे, फिर जो फिगर आएगा उसके बाद इंटरेस्ट को ऐड करोगे, इसका सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टैक्स का जो रेट है वो है 50%। जो 99.9% स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका 50% कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल इस तरह से आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको 50% किसका कैलकुलेट करना है? आपको 50% कैलकुलेट करना है इस फिगर का, जो यहाँ पर था इस फिगर का, इसके ऊपर जो अमाउंट था वो 50% निकाला गया होगा। अब ऐसे में क्या है कि बच्चों से जो गलती हो रही है, वो गलती जो एग्जाम में कर रहे हैं, वो जो ऑलरेडी टैक्स कट जाने के बाद जो नीचे फिगर है उसके ऊपर आप निकाल रहे हो, जबकि आपका जो ऊपर वाला फिगर था, यानी कि जो फिगर इस जगह पर होगा उसके ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करना, और वो आपको पता ही नहीं है। तो टैक्स जिसके ऊपर 50% कैलकुलेट करना वो फिगर क्वेश्चन में है नहीं। जो दिया हुआ है वो तो ऑलरेडी 50% रिड्यूस हो चुके आ चुका है। तो अब ऐसे में क्या करना है, हमने ये प्रॉफिट जो है कितना है ये ऐसे समझना है कि अगर हमारा इस जगह पर, मैं लिख के बता रहा हूं आपको, कि अगर इस जगह पे हमारा प्रॉफिट अगर 100 होता, 100 के ऊपर 50 रुपीज का टैक्स पड़ता और 50 रुपीज का बैलेंस होता, ये इस तरीके से होता। अब बच्चे कैसे सोचते हैं कि अगर 50 दिया हुआ है, 50 का 50% यहाँ निकल रहा 25 और ये ऊपर कर दिया 75, जो कि गलत अप्रोच होती है। तो यहां पर जो फिगर आना चाहिए वो हमें पता ही नहीं है, और उसका 50% कैलकुलेट करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, रफ में आप लिख लीजिए प्रॉफिट, रफ में लिख रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, और ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 100 है, टैक्स के बाद वो 50 कट जाएगा, 50 तो बचेगा कितना? 50। लास्ट में जो फिगर है वो टैक्स कटने के बाद वो कितना बच रहा है? 50%। तो यानी कि 6,50,000 जो है वो ऑलरेडी 50% है। तो इसका रियल फिगर कितना होगा? तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करके, उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम। तो 6,50,000 इंटू 100/50 करते हैं। अगर आप 100/50 कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपने ये 50% था, इसको 100% फिगर पे कन्वर्ट किया है। अब मैं इसको और एक एग्जांपल लेके बताना चाहता हूँ, यहीं पे गलती होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर वो कहते जी ये 30% यहाँ पे टैक्स है, तो आपने ये समझ लेना है कि भाई अगर 100 का फिगर था उसमें से 30 कट गया तो जो बचा हुआ फिगर है वो कितना है? 70। तो आपने क्या करना है, जो टैक्स कटने के बाद जो फिगर है उसको लिख करके 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करना उस फिगर से, क्योंकि वो ऑलरेडी 70% है, उसका फुल वैल्यू कितनी है पता करना है। यानी कि तब हम ऐसे कर रहे होते, अगर 30% टैक्स होता तो हम लिखते 6,50,000 और ये 70% फिगर है, तो 100% फिगर कितना होगा ये, तब हमें ऊपर का फिगर पता चल जाता है। तो इसी तरीके से अब हम इसका ऊपर का फिगर पता करें तो ये हो जाएगा जी 13 लाख रुपीस, यानी कि इस जगह पे जो फिगर रहा होगा वो रहा होगा 13 लाख। 13 लाख के ऊपर 50% का टैक्स पड़ा होगा। 50% का टैक्स कितना हुआ होगा? 6,50,000। और इस तरीके से जो नीचे बैलेंस दिया होगा वो 6 लाख, वो तो ऑलरेडी 50% वैल्यू है। अब इसके बाद आपने जब ये माइनस कर लिया तो अब आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट पता चल गया। अभी इंटरेस्ट जब आप हटा देंगे, इंटरेस्ट का इफेक्ट नलिफाई कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना था। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन दी है। देखिए इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन हमेशा परसेंटेजेस के साथ में होती है। यहाँ पे एक परसेंटेज लिखी हुई है, 10% डिबेंचर, 10% लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो डिबेंचर्स हैं उसके ऊपर 10% की ब्याज देते हैं। यानी कि इंटरेस्ट कितनी गई होगी? 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं, 10 लाख के डिबेंचर्स का जो है यहाँ पर हम 10% निकाल लें, यानी कि 1 लाख रुपीस की ब्याज गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लाख रुपीस की ब्याज को जोड़ देंगे। जब हम 1 लाख की ब्याज को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितने थे?
14 लाख रुपीस के। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो प्लस हो रहा होगा। तो रियलिटी में हमने पता कर लिया कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना 14 लाख रहा होगा। 1 लाख रुपए की ब्याज दी गई तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बन गया जी 13 लाख, फिर इसका 50% टैक्स दे दिया गया, तो इस तरीके से प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6,50,000 होगा। तो ये तो इतना सारा जो है मैंने इतना कचरे तरीके से लिखा और ये सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना था। बाकी आप सीधा सीधा भी इसको लिख करके एक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख के कर सकते हो। तो हम आगे चलते हैं। अब हम पता करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड पता करना है हमें। मैं एक बार फिर से आपको इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है वो फिर से मैं एक बार बताते हुए चलता हूं। देखिए, शेयर होल्डर्स फंड है, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, इस तरफ फिर करंट लायबिलिटीज हैं, दूसरी तरफ है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्टेड है। तो इसको पता करने का तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि भाई इन दोनों को डायरेक्टली अगर दी हो तो इन दोनों को जोड़ लो, और अगर दूसरा तरीका यूज करना है तो आपने एसेट के बेसिस पे यूज करना है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये इतना पार्ट कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो जरूरी नहीं कि इन दोनों को जोड़ के निकाला जाए। इसका दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स तो है ही है, फिर इसके साथ में करंट एसेट्स भी हैं, और इसको हम दूसरी तरफ ले गए। यहाँ पर जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएंगी करंट लायबिलिटीज। और जो हमें यहाँ पर सारी चीजें दी हुई हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम इसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। फिक्स एसेट देखिए एट कॉस्ट दी हुई है। आप हमेशा याद कर लीजिए, जब भी आप लिखते थे 11th क्लास में, फाइनल अकाउंट में भी पढ़ के हैं, आप लिखते थे एसेट को इनर कॉलम में और उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते थे और फिर फाइनल फिगर जो एसेट्स का वो यूज करते थे। यहाँ पे भी आपको यही काम करना है। उन्होंने फिक्स एसेट्स जो दी हुई है 22,50,000। आपको मैं फिर से बता दूं कि नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो है फिक्स एसेट दो होती है, एक फिक्स एसेट टेंजिबल और एक फिक्स एसेट इनटेंजिबल। तो फिक्स एसेट का मतलब नॉन करंट से ही है। तो यहाँ पर 22,50,000 की है, पर ये 2,50,000 डेप्रिशिएट भी हो चुकी हैं। तो फिक्स एसेट जो है आपकी 22,50,000 माइनस 2,50,000। तो इस जगह पर नॉन करंट एसेट्स की जगह पर मैंने लिखा 22,50,000, और इसमें से 2,50,000 जब मैं माइनस कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगी नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स। फिर इसके बाद मुझे करंट एसेट्स भी क्वेश्चन में गिवन है, और वो है 12 लाख रुपीस की, और करंट लायबिलिटीज दी हुई है 4 लाख रुपीस की। तो करंट एसेट्स की जगह पर हम 12 लाख लिख दें, करंट लायबिलिटीज की जगह पर हम 4 लाख लिख दें, और इस तरीके से ये हो गया आपका 20 लाख। ये हो गया आपका 12 लाख माइनस 4 लाख। तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आया वो निकल के आया जी 28 लाख। बस अब आपको दोनों चीजें मिल गई हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिविडेंड्स भी लिख देंगे आगे लिखना चाहें तो आप, इनटू 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी हमने कैलकुलेट किया था 14 लाख रुपीस था, इनटू 100, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है,
कैपिटल एम्प्लॉयड आपने अभी निकाला 28 लाख, और ये आपका आंसर आ जाएगा 50%, यानी कि यहाँ पर 50% के जो है, जो अमाउंट इन्वेस्टेड उसके ऊपर 50% कमा रहे हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और 141st क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो भाई यहाँ पर तो सीधा ही दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है आपको, तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, यानी कि 25% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा जो रिटर्न होगा। तो आप इसको ओरली कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख रुपीस। नेट फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है कि इसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर चुके। नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आपको यहां पे दिया ही हुआ है 6 लाख रुपीस। इस जगह पे हम लिख देंगे 6 लाख इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता करना पड़ेगा, अभी पता कर लेते हैं। इस जगह पे हम आंसर लिखेंगे, उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं और नीचे हम वर्किंग नोट में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चूंकि कॉन्सेप्ट मुझे आपके माइंड में पूरा रजिस्टर कराना है, इसलिए मैं उस कॉन्सेप्ट को फिर से लेके चल रहा हूं। लायबिलिटी साइड में आप शेयर होल्डर्स फंड लिखते थे, नॉन करंट लायबिलिटीज लिखते हो, प्लस करंट लायबिलिटीज लिखते हो। इस तरफ नॉन करंट एसेट्स होती हैं और साथ के साथ इस तरफ हो जाती हैं करंट एसेट्स। इतने पार्ट को हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, ये हमें पता करना है। इसकी जगह पर मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया, प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू चेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉन करंट एसेट्स, और ये जो पार्ट है यहाँ पर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बहुत बार आप पढ़ के आ चुके हो, इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसकी जगह पर हम वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारा जो तीसरा फॉर्मूला फॉर्म होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड पता करने का क्या है कि नॉन करंट एसेट्स में आप वर्किंग कैपिटल को जोड़ दीजिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फिक्स एसेट्स दी हुई हैं 20 लाख रुपीस की, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 10 लाख रुपीस का, और करंट एसेट्स के फिगर को आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है आपको। तो डायरेक्ट आप फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल कर दीजिए। तो ये था आपका 20 लाख, वर्किंग कैपिटल था 10 लाख, और ये हो जाएगा आपका टोटल 30 लाख। 30 लाख को ऊपर पुट कर दीजिए और ये आ जाएगा भाई आपका 20, यानी कि आंसर हो जाएगा 20%। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्या मांग रहे हैं। यहां पे कह रहे हैं
कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख रुपीस। तो न्यूमरेटर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, बिफोर ही चाहिए होता है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो इन्होंने हमें दे दिया। फिर इन्होंने बताया कि 15% लॉन्ग टर्म डेट्स हैं और साथ के साथ शेयर होल्डर्स फंड जो है वो 4 लाख रुपीस है। अब हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, जो मालिक लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, और जो आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करी हुई है, जो आपके लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शेयर होल्डर्स फंड। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ROI return on investment is equals to PBIT upon capital employed into 100 वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जो कि क्वेश्चन में गिवन है दोनों की दोनों चीजें। और ये थे आपके लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 8 लाख, शेयर होल्डर्स फंड 4 लाख, 8 लाख एंड 4 लाख। तो 8 लाख एंड 4 लाख ये हो जाएंगे आपके 12 लाख। दूसरी तरफ आपको इन्होंने ये बताया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख आ गया, और हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में गिवन है, वो है 4 लाख रुपीस इंटू 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 33.33%। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 144th क्वेश्चन, Y Limited's प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज 1 लाख। अब की बार आफ्टर दिया हुआ है और हमें चाहिए होता है बिफोर, यानी कि इसके अंदर हम इंटरेस्ट और टैक्स को वापस जोड़ेंगे। इट्स करंट एसेट्स वर 4 लाख, करंट लायबिलिटीज वर 2 लाख एंड फिक्स एसेट्स वर 6 लाख। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एसेट अप्रोच यूज करते हुए कैपिटल के कैलकुलेशंस करनी है। फिर कहते हैं जी 10% लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 4 लाख रुपीस के, द रेट ऑफ टैक्स वाज 20% और टैक्स का रेट जो है वो 20% का है। कैलकुलेट कर रहे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई लिमिटेड। तो भाई सबसे पहले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इसमें हम टैक्स को वापस ऐड करेंगे, फिर इसके बाद इसमें इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। हम उल्टे से चल रहे हैं, पहले मैंने सीक्वेंस में बताया था कि होता कैसे, अब उल्टे से नीचे से मैंने उल्टा लिखा, मैं दोनों में से लिख के फिर से आपको समझाता हूं। तो इस समय हमें मिल जाएगा यहां पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। देखिए रियल लाइफ में तो ऐसा रहा होगा, रियल लाइफ में तो ऊपर से स्टार्टिंग हुई होगी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स रहा होगा, पहले उसमें से इंटरेस्ट माइनस हुई होगी, फिर उसके बाद उसमें से टैक्स माइनस हुआ होगा, तो फिर यहाँ पर क्या आ गया होगा, पैट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पैट से ऊपर की तरफ से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया। ऊपर से जब चल रहे हैं तो माइनस होते हुए आ रहा है, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जब चल रहे होंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो जो माइनस हुआ है वो हमने प्लस करना है। अब देखिए आपको जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब यही होता है कि इसमें से टैक्स माइनस हुआ है, और टैक्स माइनस हुआ तो इससे पहले इंटरेस्ट तो माइनस हुई होगी, क्योंकि सीक्वेंस में पहले तो इंटरेस्ट वहां पर आई होगी।
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे पहली लाइन में दिया हुआ 1 लाख रुपीज, तो हमने यहाँ पे 1 लाख रुपीज लिख दिया। अब देखिए टैक्स जो है वो 20% यहाँ पर कटा हुआ होगा। जो टैक्स कटा होगा वो इससे पहले वाले फिगर पे, यहाँ पर अगर टैक्स की बात होगी तो इस फिगर पे टैक्स कटा होगा, यहाँ वाले फिगर के ऊपर टैक्स पड़ता है। और आपको दिया कौन सा है, ये वाला फिगर, तो इस फिगर के ऊपर नहीं कैलकुलेट कर सकते। यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है उसमें तो ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अगर हम बात करें कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर कोई फिगर 100 है तो उसमें से अगर टैक्स कट जाएगा, कितना रेट ऑफ टैक्स है 20% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा होगा 80। ये जनरल वे में हमने बात समझ ली अपने माइंड में कि अगर भाई यहाँ पर 20% का टैक्स कट रहा है तो जो फिगर टैक्स कटने के बाद है वो 80% फिगर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको एंड में कि ये जो है 20% रेट ऑफ टैक्स है, तो यानी कि ये जो टैक्स कटने के बाद जो फिगर है वो 80% है, क्योंकि 20% तो टैक्स का कट चुका है। तो अब 80% की रियल वैल्यू क्या, उसको हम ऊपर से कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको उल्टा करके। तो 1 लाख रुपीज अगर है हमारा टैक्स कटने के बाद, यानी कि यह है 80% फिगर, तो 100% फिगर कितना होगा, 80 से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 54, यानी कि 1,25,000 का फिगर। यानी कि इस जगह पे जो फिगर है वो 1,25,000 का रहा होगा, और 1,25,000 में से यहाँ पर 25,000 रुपीज का जो है टैक्स रहा होगा। हमने वापस किया। अगर हम ऊपर से चल रहे होते हैं, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे होते हैं, समझने के लिए हम बात कर लें, तो यहाँ पर अगर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1 लाख, तो इसमें से 25,000 अगर टैक्स कटा हुआ होगा तो ऊपर का फिगर कितना हुआ होगा, 1,25,000। अब इसके अंदर हम इंटरेस्ट का फिगर जोड़ देंगे तो हमें ऊपर वाला फिगर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट केवल एक जगह पर देनी पड़ रही है, और वो देनी पड़ रही है जी हमें 10% लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 4 लाख रुपीज के। तो 4 लाख के ऊपर 10% यानी कि 40,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स है। तो 40,000 रुपीज की इंटरेस्ट को हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। तो 40,000 की इंटरेस्ट है, ये हो जाएगा प्लस करके रियल फिगर, इसका मतलब क्या है 1,65,000। तो सही मायने में यहाँ पर क्या रहा होगा, 1,65,000 रहा होगा। पहले 40,000 रुपीज इंटरेस्ट का कटा, 25,000 टैक्स का कटा, और इस तरीके से 1 लाख रुपीज अगर सिंपल वे में जो पूरा पहले उन्होंने किया होगा तो वो इस तरीके से हुआ होगा। आपको ये वाला पार्ट शो करना है, उधर वाला पार्ट शो करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो ऐसे शो कर लें और चाहें तो आप इस तरीके से शो कर लें, बात वही है, कोई एक तरीका इस्तेमाल करें। हमें मालूम पड़ गया कि प्रॉफिट बिना इंटरेस्ट और टैक्स है वो है 1,65,000। अब हमने पता करना है कि यहाँ पे कैपिटल कितना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पता करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए देखिए क्वेश्चन में उन्होंने हमें जो है फिक्स एसेट दे दी, करंट एसेट दे दी और करंट लायबिलिटीज दे दी। तो भाई बड़ा सिंपल सा तरीका है, एसेट वाली अप्रोच से करना है। इधर सारी एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज को इधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हम 2 बार पहले भी समझ चुके हैं, वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। तो हम इसी को लिख लेते हैं, फिक्स एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये हैं हमारे फिक्स एसेट्स थी भाई आपकी 6 लाख और करंट एसेट्स थी 4 लाख। तो 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख, और माइनस करते हैं हम इसमें से करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज है हमारी 2 लाख की।
तो 2 लाख रुपीस माइनस कर देते हैं, तो 2 लाख माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका 8 लाख। 6 और 4 10 माइनस 2 8 लाख। बस अब हमें आंसर कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ROI is equals to profit before interest, tax and dividend into 100 divided by capital employed। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 8 लाख रुपीस। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है अभी अभी कैलकुलेट किया हमने 1,65,000 रुपीस इंटू 100, तो 1,65,000 इंटू 100 अपॉन 8 लाख, तो ये हो जाएगा आपका रफली 20.63%। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन में देखिए आपको जो कंटेंट्स हैं वो बैलेंस शीट के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर नोटिस करिए आपके पास शेयर होल्डर्स फंड है, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज है, इसमें एक परसेंटेज भी लगा हुआ है, 16 लाख रुपीस का है, और इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, यानी कि इसके ऊपर 15% की इंटरेस्ट जाती होगी। और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में क्या है, मैं आपको कर रहा हूँ अगले पेज में है, तो अगले पेज में एसेट्स दी हुई हैं। एसेट्स में क्या क्या है, आपके पास फिक्स एसेट्स हैं, फिर आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिर 10% इन्वेस्टमेंट्स हैं, और 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। देखिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है कि ये अमाउंट जो है वो बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं है, ये बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वेस्टेड नहीं है, नॉन ट्रेड लिखा हुआ। ट्रेड का मतलब बिजनेस से संबंधित है, और जिसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता उसको हम ये सपोज करके चलते हैं कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ही है। स्पेशली अगर मेंशन कर दिया नॉन ट्रेड तो फिर इसका मतलब तो भाई उसको एक्सक्लूड करना है। तो हम अब इसमें आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। उन्होंने आगे दिया है कि भाई आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 is 9,72,000। देखिए प्रॉफिट जो है इन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है, 9,72,000 बिफोर टैक्स दिया हुआ है। अब आपको एक बात जो नोटिस करनी है कि बिफोर टैक्स दिया हुआ है, सिर्फ टैक्स वाले लेवल तक डिडक्शन हुआ है, अभी इंटरेस्ट का पार्ट इसके अंदर से हटाना पड़ेगा। मैं आपको एक बार फिर लिख करके इस बात को समझाता हूं, आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। देखिए कि अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो लिखते हैं वो लिखते हैं जी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं हम। ये होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स, तो आपके पास जो है आंसर आ जाता है, वो होता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखिए उसने ये वाला प्रॉफिट नहीं दिया आपको, उसने ये वाला प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपको अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो अब आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स का एडजस्टमेंट तो वो बता रहे कि बिफोर टैक्स, टैक्स अभी डिडक्ट नहीं हुआ तो टैक्स को छोड़ देंगे। सिर्फ इसमें से किसको डील करना है, केवल इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो आप इसमें से वापस जो है जो माइनस हो चुकी होगी उसको वापस ऐड करेंगे। तो मेरे को लगता है बात समझ में आई होगी कि इस बार उसने ये वाला प्रॉफिट दिया है
और पहले कौन सा प्रॉफिट दे रहा था, वो ये वाला। तो जब नीचे वाला प्रॉफिट दे रहे थे तो उसमें टैक्स भी हटाना था, उसमें से इंटरेस्ट भी हटानी थी। अब उसने बोला जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब केवल टैक्स हटा है, उसके ऊपर के लेवल का प्रॉफिट है। अभी इसमें से इंटरेस्ट हटानी है, तो जब आप इंटरेस्ट को हटाएंगे तब आपको इफेक्ट मिलेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स का। तो मैं कर रहा हूं आपके साथ, हम ऊपर से ही सीधे तरीके से लिख के चलते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो है आपका 9,72,000। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 9,72,000। इसके बाद इसमें माइनस करूंगा मैं, सॉरी ऐड करूंगा, माइनस तो हो चुका है। इंटरेस्ट, किस चीज का इंटरेस्ट था, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट था, आप देखिए जा करके क्वेश्चन में, इंटरेस्ट था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का 15%। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो कि था 15% ऑफ, किसका था 15%, अमाउंट देख लेते हैं एक बार फिर से, 16 लाख रुपीस का। तो 16 लाख का 15%, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के 2,40,000। अब देखिए हमने यहां पर जो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पता कर लिया, और ये हो रहा है 0, 0, 2, 7 and 4, 1, 11 and 12। यहां पर एक थोड़ा सा और आपको बात पे ध्यान देना होगा कि अगर आप नोटिस करे हो आपने बात, तो देखिए यहां पर मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं फिर से, कि आपके पास इस बार यहां पर किस क्वेश्चन में, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट। हाँ, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। यहां पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कितने की हैं, यहां पे देखिए 1,20,000 की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि जब हम एसेट्स को ले रहे होते हैं तब हमने एसेट्स की लिस्ट में उस एसेट को नहीं जोड़ना है कैपिटल एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेशन करते समय। और दूसरी ये भी बात ध्यान रखनी है कि इसकी इनकम को भी नहीं जोड़ना है। तो इनकम तो भाई उसके अंदर जुड़ी हुई होगी, क्योंकि जब उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी इंटरेस्ट मिल रही होंगे उन सब इंटरेस्ट को तो लिया ही होगा। तो यहाँ पर ये चूंकि नॉन ट्रेड है, तो इसकी ना तो हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एसेट में जोड़ना है और ना ही इनकम को भी जोड़ना है, इनकम को भी उसमें से एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1,20,000 थी, उसके ऊपर 10% की ब्याज जो है वो इसके अंदर जुड़ी हुई होगी। तो उस ब्याज को हमने क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो हम यहां से माइनस करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं आपको याद करा दे रहा हूं फिर से, क्योंकि ये नॉन ट्रेड है। तो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये हम माइनस कर रहे हैं, और ये थी 1,20,000 की। इसके ऊपर जो 10% की जो ब्याज है वो 12,000 रुपए की ब्याज है, वो आपने हटानी है। क्यों हटानी है, क्योंकि हम तो अपने बिजनेस की कैपेसिटीज चेक कर रहे हैं। बिजनेस के बाहर कहीं इन्वेस्टेड है उसके ऊपर ब्याज मिल रही है, वो हमारी कैपेसिटीज थोड़ी ना चेक कर रहा है बिजनेस की। तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं सही मायने में जो है वो पीबीआईटी जो है, अगर जो हमारे को यहाँ पे चाहिए वो होगा यहाँ पे 12 लाख रुपीस। अब हम आगे चलते हैं और अब कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम यहाँ चाहें तो एसेट अप्रोच यूज कर लें, हम चाहें तो लायबिलिटीज अप्रोच यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहां पर आपके पास शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए हम इसको एसेट अप्रोच से कर लेते, लायबिलिटी अप्रोच से कर लेते हैं, डायरेक्टली हमें आंसर्स मिल जाएंगे लायबिलिटी अप्रोच को यूज करते हुए। शेयर होल्डर्स फंड, और साथ के साथ हमें क्या इसमें से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज में से लेनी होती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दोनों पार्ट को लेना होता है। तो देखिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड में क्या है, 5 लाख है,
और 4,20,000 है, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड हो गया आपका 9,20,000। और नॉन करंट लायबिलिटीज जो हैं आपकी वो है 16 लाख रुपीस की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसका मतलब ये कि ये पैसा हमने बिजनेस में लगाया। पर आपको एक बात जो ध्यान देनी थी, वो ध्यान देने की बात क्या है कि भाई हमने कुछ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में भी पैसा लगाया हुआ, तो ये पैसा तो बिजनेस में लगाया, पर इसमें से कुछ पैसा जो बाहर चला गया है, जो बाहर पैसा लगा हुआ है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए। अगर देखा जाए तो पैसा तो इसने लगाया 16 लाख प्लस 9,20,000, पर इसमें से 1,20,000 बाहर भी इन्वेस्टेड है, तो उसको जब हटाएंगे तब पता चलेगा कि बिजनेस में एक्चुअल में कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है। तो हम यहां से क्या करेंगे, माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, और अब हमें पता चलेगा सही मायने में हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स थी यहाँ पे 1,20,000 की। तो हमारा जो कैपिटल निकल के आया, कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हो गया जी आपका 16 और 9 25, और ये हो जाएगा जी 24 लाख। अब इसके बाद आप अपने फॉर्मूले में पुट कर दीजिए PBIT अपॉन कैपिटल इनटू 100, यानी कि 12 लाख अपॉन 24 लाख इनटू 100, यानी कि 50%। तो यहाँ पे रिटर्न्स जो है वो 50%